आज का टॉपिक है सदर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉट मीन्स मेम्ब्रेन। सबसे पहले हम जानेंगे ब्लॉटिंग होता क्या है। यह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वह टेक्निक है जिसमें डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद जेल से निकाल कर एक कैरियर मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करते हैं। इस ट्रांसफरिंग प्रोसेस को ही ब्लॉटिंग कहते हैं। ब्लॉटिंग 4 टाइप्स का होता है। पहला सदर्न ब्लॉटिंग, इसे सदर्न हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। इसका यूज़ डीएनए डिटेक्शन के लिए किया जाता है। सेकंड है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इसका यूज़ दिए गए सैंपल से आरएनए डिटेक्शन के लिए किया जाता है। थर्ड इज़ वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इसका यूज़ प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। ब्लॉटिंग ऐसी टेक्निक है जिसमें प्रोटीन में होने वाले पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को डिटेक्ट किया जाता है या फिर उसमें प्रेजेंट कंपोनेंट जैसे लिपिड, कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक होता क्या है और लाइफ साइंस के डिफरेंट फील्ड में ये कहाँ पे यूज़ होता है। जब हमें कोई भी डीएनए सैंपल दिया जाता है तो उसका सेपरेशन हम इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा करते हैं। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल यूज़ करते हैं उसमें जो डीएनए के फ्रेगमेंट रहते हैं वो सेपरेट हुए रहते हैं। इन्हीं डीएनए फ्रेगमेंट्स का हमें आइडेंटिफिकेशन करना होता है, लेकिन हम जानते हैं कि जो जेल बहुत ही नाजुक या फ्रेजाइल नेचर का होता है, इसके कारण हम इस पर ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस प्रकार डीएनए फ्रेगमेंट के ट्रांसफ़र को ही हम सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक कहते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए जिस भी डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट की आवश्यकता हमें पड़ती है उसे हम सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक से आइडेंटिफाई करके यूज़ में ले लेते हैं। यह टेक्निक एडविन सदर्न द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम सदर्न ब्लॉटिंग रखा गया। इस टेक्निक के बाद दूसरे टेक्निक्स भी सामने आए, जैसे कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। ये सभी सेम प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जीनोमिक डीएनए के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर से पर्टिकुलर डिज़ायर डीएनए फ्रेगमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक रिलेटिवली क्वांटिटेटिव होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी जीनोम में जो पर्टिकुलर साइज़ के डीएनए सेगमेंट है उसके कितने कॉपी प्रेजेंट है इसका हम पता लगा सकते हैं। डिफरेंट मेम्ब्रेन, डिफरेंट ट्रांसफ़र बफर एंड डिफरेंट मेथड का यूज़ करके हम सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को मॉडिफाइड कर सकते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में हम नॉर्मली नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं क्योंकि यह मज़बूत होता है और रीप्रोब्ड किया जा सकता है कई बार। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का जो ओरिजिनल प्रोटोकॉल है उसमें रेडियो एक्टिव प्रोब्स का यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल डिफरेंट लेबलिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है, जैसे कि फ्लोरोसेंस, केमिलुमिनेसेंस। ये सभी टेक्निक हमें डीएनए फ्रेगमेंट के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में हम मॉडिफिकेशन करके उसे हम मोर कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट बना सकते हैं, जिससे हम डिज़ायर एप्लीकेशन के लिए हम उसे बेटर तरीके से यूज़ में ला सकें। सदर्न ब्लॉटिंग के अब प्रिंसिपल्स हम देखेंगे। इसके 3 अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। डीएनए सेल की न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और इन डीएनए को हमें सेपरेट करना होता है, तो हमें मॉलिक्यूलर सीजर यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से फ्रेगमेंट बनाने के लिए, डीएनए को फ्रेगमेंटेड करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की ज़रूरत पड़ती है, जिससे डीएनए के स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनते हैं। सेकेंड है इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए के फ्रेगमेंटेशन के बाद उसका सेपरेशन इम्पॉर्टेंट होता है, इसके लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का यूज़ करते हैं।
जो डीएनए को मॉलिक्यूल साइज चार्ज के बेस पर सेपरेट करती है। इसका थर्ड प्रिंसिपल है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें प्रोब्स जो नॉन डीएनए सीक्वेंस होता है उसके साथ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को मिक्स करके उसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। ये जो प्रोब्स होते हैं ये कॉमर्शियली अवेलेबल होते हैं और इनके सीक्वेंस हमें पता होते हैं। ये सीक्वेंस हमारे इंटरेस्टेड डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इस वजह से यह प्रोब्स उन्हीं डीएनए के साथ जाकर बाइंड होते हैं जिन्हें हमें फाइंड करना है। तो इन प्रोब्स की हेल्प से ही हम इंटरेस्टेड डीएनए को फाइंड कर सकते हैं। इस प्रकार सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को प्रोब से ट्रीट कराकर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करना ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इस हाइब्रिडाइजेशन प्रिंसिपल की वजह से ही हम इसे सदन हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। यह हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है जहाँ पर हमने डीएनए को ट्रांसफ़र किया है और इस ट्रांसफ़र के लिए हमें इस ब्लॉटिंग टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जानेंगे कि सदन ब्लॉटिंग टेक्निक में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी। सबसे पहले देखेंगे हम इक्विपमेंट्स इसमें क्या क्या लगेंगे। इसमें लगेगा वाटर बाथ, एग्रोस जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, पावर सप्लाई, यूवी रेडिएशन, हाइब्रिडाइजेशन ओवन, हाइब्रिडाइजेशन बॉटल, ट्रेज, फिल्म प्रोसेसर, पिपेट्स, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स, ग्लास प्लेट, वाटमैन 3 mm क्रोमेटोग्राफी पेपर, नायलॉन मेम्ब्रेन और सेल्यूलोज नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन, सीरीन्स एंड सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन। इसमें मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ होंगे अब इससे देखते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बफर, एग्रोज, TBE बफर, DNA लोडिंग बफर, ट्रिस बेस, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम साइट्रेट, DNA लेबलिंग किट, न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन किट, सोडियम डोडेशिल सल्फेट, पॉलीवाइनिल पायरोलिडोन, बोवाइन सीरम एल्बुमिन, फॉर्मेमाइड एंड फिनोल। इनमें कौन कौन से सॉल्यूशंस एंड बफर्स यूज़ होंगे उसे हम जानते हैं। फर्स्ट है डीनेचुरेशन बफर। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड को 1:6 के रेशियो में मिक्स करके इसे बनाया जाता है। सेकंड है न्यूट्रलाइजेशन बफर। ट्रिस HCl एंड NaCl 5:3 के रेशियो में मिक्स करके इसे प्रिपेयर करा जाता है। SSC यानी सेलाइन सोडियम साइट्रेट बफर। इसमें 175.3 ग्राम NaCl एंड 88.2 ग्राम सोडियम साइट्रेट जो है 1 लीटर डिस्टिल वाटर में मिक्स किया जाता है और इस बफर को प्रिपेयर किया जाता है। अब फोर्थ है डिटेक्शन बफर। इसमें ट्रिस HCl एंड NaCl को 5:1 के रेशियो में मिक्स करके डिटेक्शन बफर प्रिपेयर किया जाता है। अब हम जानते हैं कि सदन ब्लॉटिंग का प्रोसीजर क्या होता है। जिसका फर्स्ट स्टेप है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन ऑफ DNA। हम जानते हैं कि जो DNA होता है सेल्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और इन DNA को हमें सेपरेट करना होता है तो हमें मोलिकुलर सीजर यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है जिसके हेल्प से DNA को कट किया जाता है जिससे उसके स्मॉल फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, एक माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में 10 माइक्रोग्राम एक्सट्रैक्टेड जीनोमिक DNA को उसके सैंपल को लेते हैं इसमें हम एप्रोप्रिएट अमाउंट में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऐड करते हैं और इससे DNA का रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हो जाता है। अब इन माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को
ओवरनाइट 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करते हैं, या फिर सम केस में जो ट्यूब्स हैं उनको 65 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए वाटर बाथ में इंक्यूबेट करते हैं, जिससे क्या होता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो डीनेचर हो जाता है। सदन ब्लॉटिंग टेक्निक प्रोसीजर का सेकंड स्टेप है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या होता है, हमें जिस साइज़ के डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट करना होता है उसके अकॉर्डिंग हम जेल का परसेंटेज और पोर साइज़ जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम डिटरमाइन करते हैं और उसे रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि डीएनए फ्रेगमेंट का जो साइज़ है वो कम है तो पोर साइज़ को हमें कम रखना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एग्रोस जेल जो है उसका जो परसेंटेज है उसको हम बढ़ा देंगे, जिससे पोर साइज़ कम हो जाएगा और हमें डिज़ायर्ड साइज़ के डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट करने में आसानी होगी। अब जो इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे है उसमें हम जेल की कास्टिंग करेंगे। जेल कास्टर में हम जेल को पोर करेंगे और उसका 3 से 5 mm थिक लेयर बनाएंगे। जेल को पोर करने से पहले हम उसमें कोम्ब लगाए रहते हैं। इस कोम्ब को जब जेल सेटल हो जाता है तो उसे रिमूव कर देते हैं, जिसके उसके जो टीथ, जो उसके ब्रिसल्स हैं, उस जगह पे वेल का प्रिपरेशन हो जाता है। अब क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर को प्रिपेयर करते हैं और जो ये टैंक होता है उसमें हम इसे पोर कर देते हैं। पोर करते समय हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि जेल सपोर्ट के कुछ मिलीमीटर यह अबोव ही रहे। एक बार जब जेल सेट हो जाता है तो कॉम्ब को रिमूव कर लेते हैं और जेल को हम इस टैंक में प्लेस कर देते हैं। जेल को प्लेस करने के बाद हम रनिंग बफर ऐड करते हैं। रनिंग बफर को टैंक में ऐड करने के बाद, पोर करने के बाद, फिर हम इसे जेल को कवर कर देंगे। अब हम अपना सैंपल प्रिपेयर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एडिंग लोडिंग बफर। लोडिंग बफर ऐड करके हम सैंपल प्रिपेयर करेंगे और इसे केयरफुली पिपेट करेंगे, ये जो वेल्स हैं उनमें। सैंपल ऐड करने के बाद हम टैंक को पावर सप्लाई से कनेक्टेड कर देंगे और इसे ओवरनाइट के लिए रन करने के लिए छोड़ देंगे। सदन ब्लॉटिंग टेक्निक प्रोसीजर का नेक्स्ट स्टेप है डीनेचुरेशन। इसमें क्या होता है, ओवरनाइट इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कराने के बाद जेल को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस से रिमूव करते हैं और इसके बाद एक ग्लास ट्रे में प्लेस कर देते हैं। अब इस ग्लास ट्रे में हम 500 ml डीनेचुरेशन बफर 45 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, इस डीनेचुरेशन बफर को हम बाहर निकाल लेंगे और इसके जगह इसको हम न्यूट्रलाइजेशन बफर से रिप्लेस कर देंगे। इसे ऐड करने के बाद जेल को हम उसे न्यूट्रलाइजेशन बफर में 1 घंटे के लिए सोक करके रखेंगे। इसके लिए हम ट्रे को स्लोली रोटेटिंग प्लेटफॉर्म रोटेटर पर रखेंगे। डीनेचुरेशन बफर में प्रेजेंट NaOH जो है वो क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के स्ट्रैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है और उसे सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट कर देता है। इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में ही प्रोब्स को ऐड कराते हैं, लेकिन इसमें रीहाइब्रिडाइजेशन का खतरा रहता है, जिससे बचने के लिए हम न्यूट्रलाइजेशन बफर से इसे ट्रीट कराते हैं। इसमें प्रेजेंट NaCl क्या करता है, प्रोब एडिशन से पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनने को रोकता है, मतलब कि रीहाइब्रिडाइजेशन को रोकता है। सदन ब्लॉटिंग टेक्निक प्रोसीजर का नेक्स्ट स्टेप है ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग में क्या करते हैं,
कि इसमें एक ग्लास प्लेट लेंगे, उसमें एक स्पॉन्ज को प्लेस करेंगे। अब इस ग्लास प्लेट में हम एसएससी बफर को पोर या फिल करेंगे। इस तरह पोर करेंगे कि स्पॉन्ज एसएससी बफर से हाफ तक पोर रहे, हाफ डूबा रहे। अब क्या करेंगे, वाटमैन 3 mm फ़िल्टर पेपर है, उसे स्पॉन्ज के सेम साइज़ का कट करेंगे, उसके 3 पीसेस कट करेंगे और स्पॉन्ज के ऊपर उसे प्लेस कर देंगे। इसे फ़िल्टर पेपर विक कहा जाता है। ये दिए की बाती की तरह कार्य करता है। ये नीचे से ट्रांसफ़र बफर को ऊपर की ओर कैपिलरी एक्शन के थ्रू माइग्रेट कराता है और जेल तक पहुंचाता है। इसके ऊपर हम जेल को प्लेस करेंगे। जेल को प्लेस करने के बाद इसके ऊपर हम नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन या किसी भी कैरियर मेम्ब्रेन को प्लेस करेंगे और यह ध्यान में रखेंगे कि ये सभी एसएससी बफर से गीले रहें ताकि डीएनए का ट्रांसफ़र कैरियर मेम्ब्रेन में हो सके। कैरियर मेम्ब्रेन के ऊपर हम किसी भी पेपर टॉवल का या कैपिलरी पेपर का यूज़ करेंगे, उसे रखेंगे जो कैपिलरी एक्शन को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा, डीएनए जेल से कैरियर मेम्ब्रेन में कैपिलरी एक्शन के थ्रू माइग्रेट करेगा। अब कैपिलरी पेपर या पेपर टॉवल के ऊपर हम ग्लास प्लेट को प्लेस करेंगे और इस ग्लास प्लेट के ऊपर हम कोई भी वेट रखेंगे। ग्लास प्लेट क्या होता है, वो जितने भी मॉइस्चर हैं उसको ट्रैप करने का काम करता है। और वेट क्या करता है, ग्लास प्लेट के ऊपर हम वेट रखते हैं जिससे कि एग्रोल जेल में हल्का सा प्रेशर बनता है और डीएनए जो सैंपल है जो सेपरेट आउट हो चुका है वो कैरियर मेम्ब्रेन में माइग्रेट इजीली हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ब्लॉटिंग टेक्निक कैपिलरी एक्शन पर वर्क करती है। ब्लॉटिंग टेक्निक में कैपिलरी एक्शन प्रिंसिपल वर्क करता है। नेक्स्ट स्टेप है बेकिंग या इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है स्थिर करना। जो डीएनए नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन या फिर किसी भी कैपिलरी मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र हुआ है उसे हमें स्थिर करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम नायलॉन मेम्ब्रेन को ब्लॉटिंग स्ट्रक्चर से रिमूव करेंगे और किसी रेगुलर ओवन में 80 डिग्री सेल्सियस पर 2 से 3 आवर के लिए या फिर किसी वैक्यूम में 2 से 3 घंटे के लिए रहने देंगे। इसके अलावा हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने कैरियर मेम्ब्रेन को एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड जो है वो मेम्ब्रेन में इमोबिलाइज्ड हो जाता है। यह एक दूसरा मेथड है इमोबिलाइजेशन का, पर इसमें म्यूटेशन के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, हम नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन को हम छोटे छोटे प्रोब्स के साथ ट्रीट करते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस कराते हैं। ये प्रोब्स क्या हो सकते हैं, या तो ये डीएनए फ्रेगमेंट हो सकते हैं या फिर आरएनए सेगमेंट हो सकते हैं। ये सेगमेंट एक स्पेसिफिक सीक्वेंस वाले होते हैं जो टारगेट डीएनए जिसे हमें डिटेक्ट करना है उसे जाकर के अटैच हो जाते हैं। इन प्रोब्स को हम रेडियो एक्टिव लेबल्ड एलिमेंट के साथ पहले लेबल्ड करते हैं, देन हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। रेडियो एक्टिव लेबल्ड एलिमेंट के रूप में हम फ्लोरोसेंट डाई या क्रोमोजेनिक डाई का यूज़ करते हैं। ये प्रोब हाइब्रिडाइजेशन के दौरान कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से जाकर बाइंड हो जाते हैं। अब नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन को ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक द्वारा विजुलाइज करते हैं।
विजुलाइज करने से पहले एक स्टेप और आता है जिसमें हम बफर द्वारा जो प्रोब्स जो एक्स्ट्रा जो अनबाउंडेड है उसको रिमूव कर देते हैं ताकि हमें डिज़ायर रिज़ल्ट प्राप्त हो सके, एक सही रिज़ल्ट प्राप्त हो सके। बफर से वॉश करने के बाद क्या होता है, जो अनबाउंड या नॉन स्पेसिफिकली जो बाउंड प्रोब्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और केवल लेबल्ड प्रोब्स जो बाउंडेड होते हैं वो केवल रह जाते हैं। ये लेबल्ड प्रोब जो हैं जो टारगेट सीक्वेंस से बाउंड रहते हैं उसे हम ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा विजुलाइज कर लेते हैं। जब हम ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा जब हम इसको विजुलाइज करेंगे तो उसमें प्रेजेंट डीएनए स्ट्रैंड को हम देख सकते हैं जो कि एक एक्सरे फ्रेम की तरह दिखाई देती है। तो इस प्रकार हाइब्रिडाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप था डिटेक्शन, जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम सदर्न ब्लॉटिंग में जो स्टेप इन्वॉल्व हैं उसे हम शॉर्ट में इस डायग्राम द्वारा समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल है, इसमें वेल बने हुए हैं जिसमें फर्स्ट वाला वेल है जिसको लेन कहते हैं। इस फर्स्ट लेन में क्या करते हैं, हम लेबल्ड साइज मार्कर जो है जिस साइज का हमें डीएनए डिटेक्ट करना है उसे हम स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को हम इसमें लोड करते हैं, उस सैंपल को लोड करेंगे। बाकी में दिए गए जो हमारा सैंपल रहता है उसे लोड करते हैं। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कराते हैं, देन उसके बाद जो ये डीएनए है वो चार्ज के बेस पर माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर माइग्रेट हो रहे हैं और ओवरनाइट रन के बाद ये अपने पोर साइज़ के अकॉर्डिंग इस जेल में रन करते हैं। अब इस जेल को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर से रिमूव करके एक ग्लास प्लेट में जिसमें एसएससी बफर लोड किया हुआ रहता है, उसके ऊपर स्पंज रखा होता है। स्पंज के ऊपर जो हम फिल्टर पेपर जो रहता है वॉटमैन फिल्टर पेपर, उसके ऊपर हम जेल को प्लेस करेंगे और ऊपर कैपिलरी मेम्ब्रेन कैरियर मेम्ब्रेन रहता है। कैरियर मेम्ब्रेन के ऊपर कैपिलरी पेपर्स होते हैं। यहाँ पे कैपिलरी एक्शन के थ्रू डीएनए जो है वो नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन या कैरियर मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र होगा, माइग्रेट करेगा और उसमें प्लेस हो जाएगा। अब सेलुलोज मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन जो कैरियर मेम्ब्रेन है उसको इसमें से रिमूव करेंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे प्रोब्स से। प्रोब्स को वॉश आउट करेंगे, जो अनबाउंडेड प्रोब्स है उसे बफर से वॉश आउट कर देंगे। देन उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा हम उसमें रिज़ल्ट देखेंगे जिससे हमें एक्सरे फिल्म की तरह रिज़ल्ट मिलेगा। अब हम इसमें लेन 1 जो रहता है वॉल 1 में जो स्टैंडर्ड डीएनए फ्रेगमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग मैच करते हैं कि कौन से वॉल में जो डीएनए रन किया है वो फ्रेगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, हम उसे सेपरेट आउट कर लेते हैं और फर्दर यूज़ में लाते हैं। यही सदर्न ब्लॉटिंग का रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन था। अब हम सदर्न ब्लॉटिंग के एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो सदर्न ब्लॉटिंग का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। जीन डिस्कवरी, मैपिंग, इवोल्यूशन एंड डायग्नोस्टिक स्टडीज़ में सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। पॉइंट म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए जो डीएनए का एनालिसिस होता है उसके लिए हम सदर्न ब्लॉटिंग का यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट के लिए सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं जिससे हम डीएनए सीक्वेंस का स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट कर सकें। सदर्न ब्लॉटिंग में हम मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग हम डीएनए फ्रेगमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट का यूज़ करते हैं जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं और इलेक्ट्रोफोरेसिस में मॉलिक्यूलर बेस पे ही
डीएनए का सेपरेशन होता है। सदर्न प्लॉटिंग टेक्निक का हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम पैटर्निटी या मैटर्निटी टाइप टेस्टिंग करते हैं, या फिर हम फोरेंसिक में क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का हम यूज़ डिसीज़ डायग्नोसिस में करते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, यह चेक करने के लिए भी हम इस सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं, जिससे जेनेटिक डिसीज़ का पता लगा सकें। अब जानेंगे सदर्न ब्लॉटिंग के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। अदर एक्सपेरिमेंट या टेस्ट के मुकाबले, उसकी तुलना में सदर्न ब्लॉटिंग में एक्सपेंसिव इक्विपमेंट और रिएजेंट का यूज़ होता है, इसलिए यह बहुत कॉस्टली होता है। सदर्न ब्लॉटिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। यह प्रोसेस लेबर इंटेंसिव होता है, इसमें ट्रेंड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। सदर्न ब्लॉटिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसको अदर प्रोसेस जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से रिप्लेस किया जा सकता है। सदर्न ब्लॉटिंग एक सेमी क्वांटिटेटिव प्रोसेस होता है, जिसमें ओनली एस्टिमेट साइज के डीएनए फ्रेगमेंट को गेन किया जा सकता है। बेस पेयर लेवल पर म्यूटेशन के डिटेक्शन के लिए सदर्न ब्लॉटिंग सूटेबल मेथड नहीं है। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में जो सैंपल डीएनए होता है, उससे हायर क्वालिटी के होना चाहिए और सुपीरियर आइसोलेशन मेथड द्वारा आइसोलेट किया जाना चाहिए। और इसमें जो डीएनए सैंपल्स हैं, उसके हाई अमाउंट की या लार्ज अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसमें सैंपल का पीसीआर करके उसका एम्प्लीफिकेशन करना पड़ता है। इसी के साथ सदर्न ब्लॉटिंग टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। आप और कौन से टॉपिक्स मुझसे समझना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं। थैंक यू।